पास एटम बॉम्ब है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? आरजू जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं, काफी प्राइम मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है। ये कैसा लॉजिक है? आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, आप भी पाकिस्तानी हैं। अ, आप खुद सोचिए कैसा लॉजिक है आरजू जी, जिसमें आप ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एटम बम है। यानी कि आप क्या आईएमएफ को एटम बम मार देंगे? आप अमेरिका पे एटम बम छोड़ देंगे, इंडिया पे छोड़ देंगे, इजराइल पे छोड़ देंगे? क्या एटम बम से क्या करना है? एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से, वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रखा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं। एटम बॉम्ब के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बॉम्ब है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। ये तो वही बात है कि साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके घर के सामने वाली सड़क है उसको मैं खोद दूंगा। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन आप भी अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो कहने की बात यह है कि वेनेवर पाकिस्तानी से ना हमारे पास एटम बम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा कुछ होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो एटम बम गलत लोगों के हाथ में पड़ सकते हैं, इसलिए डर के मारे लोग हमें पैसा दे देंगे। ये पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है। मुझे लगता है कि बड़ा गलत, एक नेगेटिव किस्म का आर्ग्यूमेंट है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहना नहीं चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं। और बाकी भी लोग जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, अच्छा एक्सपोजर है, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया घूमे हैं, दानिश्वर लोग हैं। ऐसे तो नहीं है कि कहीं से मुंह उठा के आ गए। ये सब, वेदर इट्स इमरान खान, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और पहले प्रेसिडेंट आपके जरदारी साहब, ये सबका एक ही चीज माननी है कि क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब। अच्छा, दूसरी चीज है, जहां तक एक श्रीलंका चीज, की सॉरी, एक चीज, सॉरी, आपसे एक मिनट लूंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बम है, उन्होंने ये कहा कि हम उस तरफ जा रहे हैं जहां श्रीलंका की जो हालत हुई है उस हालत की तरफ जा रहे हैं। बाकी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम और सी पैक है, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, देखिए फिर यही आर्गुमेंट उनके लिए भी है ना, हम्म। क्योंकि मैंने इमरान खान को भी ये बोलते सुना है कि कश्मीर का अगर कुछ नहीं हुआ तो ये दोनों एटमी मुल्क हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये यू नो अक्सर पाकिस्तानी देते हैं, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर शाह महमूद कुरैशी भी आर्ग्यूमेंट दें, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये बात ये है कि अब श्रीलंका का हो गया, पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से जो जोर पकड़ा है चीजों में, तो सारे पाकिस्तानी श्रीलंका का एग्जाम्पल देने कि श्रीलंका ना बन जाए, श्रीलंका ना बन जाए। उसके पहले पाकिस्तानी कहते थे श्रीलंका के साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। आपने खुद देखा होगा कि हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है और हमने उनकी फौजी मदद करी थी, पता नहीं कब फौजी मदद करी थी, आई डोंट नो, बट सब लोग ये गाना गाते थे। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी शक है कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पे चल रहा है। उसका उसका कारण है आरजू जी, इनके पास कोई प्लान नहीं है। सब बड़ी बड़ी बातें, हम रिलीफ देंगे। वो आई थिंक मरियम औरंगजेब या कोई लेडी ऐसी थी जो बोल रही थी, मुझे नहीं पता, उन्होंने जी। मीडिया में अभी एक वो दी कि अभी बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है पब्लिक को। ये सब ऐसे ही रिलीफ विलीफ, ये हल्की फुल्की बातें करते हैं लोग। नोबडी टॉक्स अबाउट अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्लान कि भाई पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा कैसे, पाकिस्तान के और चीजें कैसे होंगी। ये नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ऐसे तो कोई बात करता नहीं है, मैंने तो किसी को सुना नहीं आरजू जी ऐसी बातें करते हुए। ये सब ऐसी छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। तो श्रीलंका के रास्ते इसलिए जा रहा है क्योंकि बोरोइंग्स आपकी बहुत बढ़ गई हैं। आपका 82 या 83% ऑफ योर जीडीपी ऑफ ऑलरेडी बोरोड, उतना आप बोरो कर चुके हैं। श्रीलंका का 120% के आसपास था, 115-120%। आप भी उसी रास्ते पर अग्रसर हैं, क्योंकि किसी ने ये नहीं बोला आरजू जी अभी तक कि यार देखो यहाँ पे हमें बोरिंग रोकनी है और ये हमें ये 4 चीजें करनी है और इसका ये प्लान है, ये बंदा ये प्लान करेगा, इस तारीख को हम रिव्यू करेंगे। कुछ नहीं। इमरान खान का टोटल मकसद है मैं सरकार गिरा दूं, मैं बन जाऊं। शहबाज शरीफ का टोटल मकसद है मैं इमरान खान को फेल कर दूं, मैं बना रहा हूं। तो ये चीजें देखिए, जब ऐसा होता है ना, सब लोग, सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूं आपके मुल्क में क्या है कलेश की जड़, जो कश्मीर से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बात यह है कि आपके जो लोग हैं, और इसमें खान की भी कैबिनेट के लोग हैं, इमरान खान खुद नहीं लेकिन इमरान खान की कैबिनेट, आप में, आपके मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके अशराफिया के पास 2-2 पासपोर्ट हैं।
बात ये होती है कि जब आप लड़ने जाए ना, और अगर आपको ये पता है कि मैं भाग जाऊंगा पीछे, तो आप जान लगा के लड़ेंगे नहीं। इन सबको पता है कि जिस दिन ये क्यों इतनी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अर्जुन जी, आप खुद कभी सोचा है आपने? ये लोग इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में, लंदन में क्यों करते हैं? टोरंटो में क्यों इनके बड़े बड़े महल हैं? इसीलिए हैं कि जिस दिन पाकिस्तान डूबेगा उस दिन हम भाग लेंगे। दे अगर चाहते हैं कि आपका मुल्क ठीक हो, सबसे पहले आप डुअल पासपोर्ट बंद करिए और बोल दीजिए कि कोई भी सिटीजन, वो मंत्री हो, संतरी हो, वो चपरासी हो, वो वजीर आजम हो, वो कोई भी हो, रेडी लगाता हो बेशक, या तो उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा या किसी और मुल्क का होगा, फिर वो मुल्क से बाहर जाए। नो बडी शुड बी अलाउड। ये डुअल पासपोर्ट सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ी पनौती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबके पास डुअल पासपोर्ट है, सब अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं। पाकिस्तानी लॉ बनाना चाहिए कि भाई आप अपना पैसा ऐसे बाहर नहीं बेच सकते। यू शुड मेक अ फ्यू लॉज कि जो भी पॉलिटिक्स में आए, किसी को नहीं पता किसके पास डुअल पासपोर्ट है, किसके बच्चे को किस सेंस में किसी ने बाहर भेज रखा। बच्चों को तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंट्रोल, पर कोई बाहर जा रहा है, लेकिन ये सब लोग, इनका एक पैर पाकिस्तान में, एक पैर बाहर है, तो प्रॉब्लम तो होगी आपकी। लेकिन श्रीलंका के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? और दूसरा उसका उसकी जो लोग कहते हैं कि जी इंडिया को भी उससे बहुत फर्क पड़ेगा, जिस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं वहां पे। इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है? इंडिया तो मदद कर रहा है, अरबों डॉलर दे चुका है, इंडिया को क्या फर्क पड़ना उससे? इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, ये बात है कि हमारे नेबर है तो प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी, ये बात सच है। दूसरी एक और चीज है अर्जुन जी की, श्रीलंका का क्यों हुआ आपने पूछा, उसकी 3 वजूहत हैं। पहली चीज, करप्ट एलीट जो कि पाकिस्तान में भी है। आपका टॉप का तबका नहीं, तबका तो ऊपर से नीचे सारे करप्ट है, लेकिन टॉप का तबका वो ज्यादा खा पाता है, उसके जबड़े बड़े हैं, वो गोश्त ज्यादा नोच पाता है ना, एक तरीके से, तो वो ज्यादा करप्ट हो गया। अब रेडी वाले का कम चलता है मामला, तो रेडी वाला कम तोलता है, वो वही 100-200 ग्राम, आधा किलो की चोरी कर पाता है। को बड़ा चोर है, बड़ी चोरी करता है, वो डकैती डालता है। तो ये सब फर्क है। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो एक करप्ट एलिट है, नंबर 1, वही श्रीलंका का है, ठीक है। नंबर 2, चाइनीज लोन्स। नंबर 2, नंबर 3, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। जो हनुमनटोटा पोर्ट में और जो उस एयरपोर्ट में, मैं नाम भूल रहा हूं, उस एयरपोर्ट में जो श्रीलंका के साथ करा, वही तो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। चाइनीज ने एग्जैक्टली जो श्रीलंका के साथ करा है, वही एग्जैक्टली उन्होंने पाकिस्तान के साथ करा है। 1 रुपए का फर्क नहीं है। ये जानते हुए श्रीलंका को पैसे दिए कि श्रीलंका वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान को भी ये जानते हुए पैसे दिए कि पाकिस्तान वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा। अभी $2.5 अरब दिए ना आपको कुछ 2 हफ्ता पहले, जी। वो पाकिस्तान वापस थोड़ा ना करेगा। वो उनको पता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा वापस, चीनियों को चाहिए भी नहीं। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने सुना है कि गिरवी रख दी है, और पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस गिरवी रख दिए हैं, ठीक है। एयरपोर्ट्स तो पहले थे ही गिरवी, तो ये सब चलेगा बस। सॉरी, मोटरवेज को भी करते हैं जी, जी। मोटरवेज को भी आरजू जी गिरवी रखा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में। तो ये हमें देखना है, एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट वो लोग फॉलो कर रहे हैं श्रीलंका का, जो ये लोग पाकिस्तान के साथ। और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स कोई आपका साथ नहीं देंगे। जब आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे न्यूक्लियर वेपन का? IMF में दे मारोगे न्यूक्लियर वेपन्स, क्या करोगे? या तो आप दुनिया से ये बोलो कि साहब हम बिखर जाएंगे, तो फिर लोग आके कंट्रोल करेंगे आपके वेपन्स को। अगर आप देखिए, अगर आप खुद नहीं संभाल पाते अपना घर, तो लोग आके आपका घर संभालेंगे। तो जो फॉर्मेट चाइना ने श्रीलंका में अपनाया था, वही फॉर्मेट चाइना ने इधर अपनाया। और जो लोग सीपैक की बात कर रहे हैं कि हमारे पास सीपैक है, सीपैक आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं आज तक किसी पाकिस्तानी से मैंने बात नहीं करी जिसको सीपैक की पूरी नॉलेज हो। किसी को नहीं पता अंधेरे में क्या चल रहा है। या तो आपकी फौज को पता है, या आपके थोड़े बहुत अशराफिया में 15, 20, 25 लोग होंगे जिनको पूरी डिटेल पता है, लेकिन मुल्क के आम आदमी को नहीं पता है। जो चाइना देखिए, चाइना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं छोटी सी आरजू जी, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरजू जी, चाइना जो है, चाइना ने करीब अभी तक $40 अरब इन्वेस्ट कर चुका है फिजिकली पाकिस्तान में, राइट? कोई ये बता दे कि $40 अरब करीब 60-65 अरब का है जी सीपैक, और जो आपका मीडिया कहता है 35 से $40 अरब इन्वेस्ट कर चुका है। कितने जॉब क्रिएट हुए? मैं ये जानना चाहता हूं कि 40 अरब अगर पाकिस्तान के अंदर आए, 40 अरब कोई छोटा पैसा तो नहीं होता है ना। हम लोग कहेंगे बहुत छोटा पैसा है, रेजगारी है, चिल्लड़ा, ऐसा तो नहीं है। 40 अरब बहुत बड़ा पैसा है। 40 अरब अगर आपके मुल्क में आए,
कोई 20 अरब कहता है, कोई 30, कोई 40, हम कहते हैं मैक्सिमम आ गया, चलिए हम मान लेते हैं कि 40 आ गए। उसका रिजल्ट क्या निकला? कितनों को रोजगार मिला? आपके यहां लोड शेडिंग अभी भी होती है क्या? लोड शेडिंग कम हो गई? क्या बिजनेस बूम कर रहा है? क्या आपका स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त है? क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई? ऐसा हुआ क्या है 40 अरब डॉलर के बाद? वो किस गड्ढे में गया 40 अरब? और ये 40 अरब देना है आपको वापस चाइना को। बाय द वे, ये ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन कर रखा है कि आप इतना आरओआई देंगे उनको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ लोन्स हैं जिनके ऊपर आप पैसा देंगे, तो ये 40 अरब आपके सर पे लोन खड़ा है। मेरा ये सवाल है कि उस 40 अरब का हुआ क्या? 20 अरब, 30 अरब, 35 अरब जो भी है, उसका हुआ क्या? उसका नतीजा क्या निकला? व्हाट इज द आउटपुट? कुछ भी नहीं, ना कोई जॉब्स क्रिएट हुई हैं ना कुछ। वो तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि जी करप्शन में इधर उधर हो गया है। बल्कि चाइना भी इसीलिए नाराज है, वो कह रहे हैं कि जी हमारा पैसा आप लोग जो है गायब कर देते हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने की तरफ नहीं जा रहा। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन साथ साथ आप ये बात इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि चाइना और इंडिया की भी एक टेंशन बनी हुई है और हर चीज में कहा जाएगा कि जी चाइना को नेगेटिव शेड्स में ही देखना है। ये आप समझते हैं कि ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, आप इसमें कोई इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि चाइना और इंडिया की टेंशन है बीच में, इनके जो टर्म्स है वो बेहतर नहीं है। आरजू जी देखिए, टर्म्स अच्छे या बेहतर नहीं होते मुल्कों के बीच में। हम्म, मुल्कों के बीच में पैसा होता है, मुल्कों के बीच में मफाद होता है। जो सीपैक है ना, जो 15 साल में सीपैक में इन्वेस्टमेंट होनी है, उसका दुगना हर साल चाइना के साथ हमारी ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट अलग है, छोड़ दीजिए, वो छोटी है। उससे दुगनी हमारी चाइना से ट्रेड है, 125 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो इंडिया को बुरा लग रहा है चाइना के साथ, चाइना को बुरा लग रहा है? कहां बुरा लग रहा है? अगर हमारी इतनी दुश्मनी होती है, 125 अरब डॉलर की ट्रेड क्यों चल रही है फिर सालाना? क्यों चल रही है? उसका कोई कोई पाकिस्तानी मुझे बताए कि साहब अगर इतने ही दुश्मन हैं, इतने ही एक दूसरे के गरेबान पे हाथ हैं, तो ये इतनी ट्रेड क्यों चल रही है? तो दुनिया ऐसे नहीं होती कि आप इस कैंप में चले गए, आप उस कैंप में चले गए, इस खेमे में चले गए, उस खेमे में नहीं। हर चीज बराबर चलती है। हाँ, चाइना से हमारे इख्तलाफात हैं, चाइना से हमारी ट्रेड भी है, साफ सीधी बात है। ठीक, बिल्कुल। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें भारत की और अजमेर शरीफ की, तो एक ये भी न्यूज़ चल रही है कि वहां पर कहा गया है कि जी जो हिंदूज हैं उनका बाइकआउट किया जाए, उनके साथ किसी किस्म की कोई चीज उनसे ना ली जाए, ना खरीदी जाए, ना कोई डोनेशन लिया जाए। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहां पे। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं वहां पे, आप फोटो देख लीजिए, आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करिए, अजमेर शरीफ की बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं, सारे के सारे हिंदू। ठीक है, वहां पे जाते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। एक आस्था है मन में, अच्छा है बुरा है वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अगर किसी को अगर किसी को वहां पे जो भी खादिम वगैरह हैं, अगर उनको 1 रुपए का भी मन में शक है, 1 रुपए का उनके मन में शक है कि भाई ऐसा है कि हिंदुओं को बॉयकॉट तो कर दो, हम तो चाहते हैं बॉयकॉट करें, हिंदू खुद ही नहीं जाएंगे वहां पे। वहां पे जो भीड़ लगती है ना हर्षु जी, वहां पे जो भीड़ लगती है, वो कौन है? वो लोग कौन जाते हैं? सही। इनको जो अपने ऊपर जो दरगाह वालों को अपने ऊपर एक घमंड है, गुरूर है कि भाई हम बड़े तीसमार खान हो, नहीं तुम्हें तीसमार खान बनाया गया है और वो हिंदुओं ने बनाया तीसमार खान। अगर वहां पे हिंदू बॉयकॉट नहीं, अगर कल हिंदू बोले कि हम नहीं जा रहे अजमेर, अजमेर अजमेर को जानता कौन है? अजमेर में है क्या? सही। अजमेर में है क्या? अजमेर में कुछ भी नहीं है। एक बहुत शानदार स्कूल जरूर है वहां पे, मेयो कॉलेज। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं, मेरे कई दोस्त भी हैं मेयो कॉलेज से। पर अगर आप मेयो को निकाल दें और दरगाह शरीफ को निकाल दें, वहां पे कुछ है नहीं, वहां पे देयर इज नथिंग इन अजमेर। तो मैं तो चाहता हूँ बॉयकॉट करें, ये क्या बॉयकॉट करें, मैं तो चाहता हूँ हिंदूज बॉयकॉट करें कि आपको क्यों जाना है यार, आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए? वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम में हराम माना जाता है। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। सही। जो जो हजरत मोहम्मद साहब की कब्र थी सऊदी अरेबिया में, वो तो शिफ्ट कर दी सऊदीज ने। वहां पे पता नहीं कोई मॉल बनाया, पार्किंग लॉट बना दिया, कुछ बताया, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वहां पे पार्किंग लॉट उन्होंने बना दिया, कुछ बना दिया वहां पे स्ट्रक्चर, उनकी भी कब्र शिफ्ट कर दी। तो ये सब जो मजारों में जाना, चादरें चढ़ाना, ये तो गैर इस्लामी है, ये इस्लाम में इसका कोई स्कोप है ही नहीं।
आप तो जब सर झुकाते हैं किसी पीर के सामने, या आप पीर की जो कब्र है आप उसके सामने सर झुका रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके सामने सजदा कर रहे हैं। मुसलमान को तो बोला है कि सिर्फ तुम अल्लाह के सामने सजदा करोगे। इवन हजरत मोहम्मद के सामने कहते हैं कि सजदा नहीं होता हजरत मोहम्मद साहब का। इज्जत उनकी पूरी है, रिस्पेक्ट उनकी पूरी है, वो आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह के, ये बात तय है इस्लाम में। लेकिन सर मुसलमान का उनके सामने भी नहीं झुकेगा, सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने। तो ये कब्रों पे जाके सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान, आप पहले ये बताइए मुझे। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, नहीं करना चाहिए।